हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। देखिए, हाँ, अब कार्य प्रारंभ करें। हाँ, 3-3 हो रहा है यहाँ के अनुसार। जी, तो आवाज तो आ रही है अभी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, तो तब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस साप्ताहिक आयोजन इतवार के दिन लेखक संघ में आज हमारे साथ लंदन में बसे भारतीय मूल के लेखक श्री तेजन शर्मा जी हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा यह रहती है कि तेजन शर्मा जी अपने सृजन और परिवेश से जोड़ते हुए अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद यह फ्लोर ओपन होता है, कुछ सवाल जवाब होते हैं और फिर यह कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ता है। तो मित्रों, लंदन की अतीत की जो भी पृष्ठभूमि रही है, लेकिन जो समसामयिक हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य का जो परिदृश्य है, उसमें अब हम लंदन को तेजन शर्मा के नाम से जानने लगे। जैसे ही लंदन की बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ही शख्स का नाम आता है, वो है तेजन शर्मा। और इसके साथ ही जो भारतीय मूल के लोग बाहर लिख रहे हैं, बाहर के देशों में जो बसे हैं और लिख रहे हैं, उसमें तेजन शर्मा ने अपना एक सर्वोच्च स्थान बनाया है। मैं जानबूझकर प्रवासी लेखन और शब्दावली से बच रहा हूँ, क्योंकि तेजन जी इस अवधारणा से सहमत नहीं है। इसको लेकर हम आगे सवाल जवाब के शब्द में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और तेजन शर्मा एक उनका लेखकीय व्यक्तित्व है जिससे हम परिचित हैं, और दूसरा उनका सांगठनिक व्यक्तित्व है। और सांगठनिक व्यक्तित्व इस कदर व्यापक है कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में उनकी एक अग्रणी भूमिका रही है, खासकर ब्रिटेन में और यूरोप में। और लेखकीय जो उनका कंट्रीब्यूशन है वह यह है कि वो अपने विशिष्ट जीवनानुभव को आधार बनाकर अपना रचना कर्म करते हैं। जब मैं यह बात कर रहा हूँ विशिष्ट जीवनानुभव, इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। शर्मा जिनका माइक ऑन है वो बंद शोर हो रहा है। तो तेजन शर्मा जी ने कभी पॉलिटिकल करेक्टनेस की परवाह नहीं की। उन्होंने अनुभव को ज्यादा उनकी अपने संसार को सिमटती है, वो किसी खास दायरे में नहीं बनती है। और कई बार लगता है कि जब वे प्रवासी लेखन की अवधारणा को खारिज करते हैं तो यह बहुत स्पष्ट होता है कि उनके जो रचना कर्म है, जो तथाकथित हिंदी की मुख्य धारा है, उससे पूरी तरह टक्कर लेने वाला है। अगर हम ये हटा दें, तेजन शर्मा लंदन में रहते हैं और ये चीज छुपा कर अगर इनके साथ हिंदी की जो मुख्य धारा की रचनाशीलता है उसके साथ उनकी कहानियों को पढ़े तो शायद किसी पाठक को एहसास नहीं होगा कि यह कोई और जगह का लेखन है, वो उसे हिंदी की अपनी मुख्य धारा में ही शामिल करेगा। खैर, चूंकि मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ और संयोजक को नेपथ्य में ज्यादा रहना चाहिए, मंच पर कम रहना चाहिए, तो मैं ये अपनी बात यही समाप्त करते हुए अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे को आमंत्रित करता हूँ कि वे आदरणीय तेजन शर्मा जी का स्वागत और थोड़ा सा परिचय हमारे इस दर्शक और श्रोता मंडली से कराएं। आदरणीय प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे जी। दिनेश जी, तेजेंद्र जी, अदीप साहब और सुधाकर अदीप साहब, सुनील बिक्करी, सुनील और मंच उपस्थित
अनेक विस्तृत हस्ताक्षर आज के इस कार्यक्रम में लेखक के संग मिलने का जो सौभाग्य दिनेश जी ने प्रस्तुत किया है, उपलब्ध कराया है, वे निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, दो बड़े लेखक इस कार्यक्रम में अपना सृजनात्मक परिवेश और परिवेशगत सृजन की प्रक्रिया पर व्याख्यान दे चुके हैं। भगवान दास मौर्यवाल और दूसरे अष्टभुजा शुक्ल। तीसरे शर्मा। आज लगभग सबकी एक है। कितना अच्छा संयोग है कि ये युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदी के भारतीय ग्राम को विश्व ग्राम में परिवर्तित हैं। जयग्राम 21 अक्टूबर 1990 से सपने मरते नहीं। आज तक मृत्यु के स्मृतियों के घेरे में नई आकाश और मध्यांतर जय तलब कहानियां सांस्कृतिक उदय। आपकी आवाज बंद हो गई, थोड़ी कट भी रही है, पहुंच नहीं रही किसी तक। सर आपकी आवाज थोड़ी सर रहा तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए तो शायद कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। आवाज आपकी कट रही है। उन्होंने ऑडियो ऑफ कर दिया। नहीं ऑडियो। हाँ सर अब आ रही है। हाँ उन्होंने वीडियो की जगह ऑडियो ऑफ कर दिया है। हाँ लग रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। दिनेश जी। हाँ सर अभी आवाज आ रही है। दिनेश जी जी अभी आवाज आई है आपकी सर, बोलिए। तो और अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत अपनी संगठनात्मक शक्ति में युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले तेजेंद्र शर्मा जी आज हिंदी विभाग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई पहली बार तेजेंद्र जी से मिल करके, फोन पर मिल करके, और उन्होंने इच्छा जाहिर की इस कार्यक्रम में यदि युवा वर्ग रहे तो मुझे प्रसन्नता होगी। तेजेंद्र जी, भविष्य युवा वर्ग का ही है। हम लोग तो अब आप भी उसी क्रम में, हम स्वयं उस क्रम में, भले हम अपने को युवा माने, लेकिन काल में जो है
से मुक्त होते जा रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। सारा का सारा लेखन तेजेंद्र जी का कहानियों में और कविता में दोनों वृत्तियों को, कहानी में कहानी की प्रक्रिया विश्लेषणात्मक होती है और कविता की प्रक्रिया में एक प्रकार से संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, सिंथेसिस होती है। भाव संवेदनाओं का मनोविकारों के साथ आत्मसंश्लेषण होता है और तब दोनों वृत्तियां एक साथ मिल करके जब एक रचनाकार को रचती हैं तो निश्चित तौर पर उसके अगल बगल उसका परिवेश, उसके अध्ययन, उसके अध्यापक और उसको प्राप्त होने वाले प्रारंभिक दौर की पत्र पत्रिकाएं, परिवेश कैसे सृजित करता है। आज तेजेंद्र जी अपनी इस प्रक्रिया का उद्घाटन करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, वे अपनी पत्नी के नाम से, इंदु के नाम से पुरस्कार देते हैं और ब्रिटेन की संसद उस पुरस्कार को देती है। मोरेलाल, भगवान दास मोरेलाल जी उस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। आज ये सुन करके साहित्य के प्रति, जीवन के प्रति, परिवार के प्रति एक निष्ठा का जो भाव एक रचनाकार के मन में उदित होता है, ये सारी की सारी प्रक्रिया तेजेंद्र जी की रचनाधर्मिता में समेकित है। मैं अधिक समय न लेकर विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से, अपने कुलपति की ओर से, श्रोताओं की ओर से और स्वयं दिनेश जी की ओर से और स्वयं अपनी ओर से मैं तेजेंद्र शर्मा जी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वे अपनी पूरी की पूरी इस सृजनात्मक प्रक्रिया की यात्रा का उल्लेख प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जी, अब बगैर किसी आदरणीय शर्मा जी, अब आप अपनी बात करते हैं। जी धन्यवाद दिनेश। बहुत खुशी हो रही है अपने छोटे भाई सुधाकर अदीप को यहाँ देख के। हौसला बढ़ता है कि जब अपने छोटे भाई साथ खड़े हो तो लगता है कि हम जो लिख रहे हैं वो हमारे से आगे की पीढ़ियां उसे ग्रहण कर रही। राकेश पांडे के साथ बहुत काम किए हैं हमने, ब्रिटेन की संसद में भी और जगह भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तो मित्रों, बात यह है कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं पूरी तरह से एक शहरी प्रोडक्ट हूं और हिंदी साहित्य की जो परंपरा चली आ रही थी कि हिंदी साहित्य का मतलब गांव है, किसान है, मैं उससे बिल्कुल अलग पालन पोषण से बड़ा हुआ। मेरे पिता रेलवे में नौकरी करते थे और वो अलग अलग जगह पे उनका तबादला होता रहता था। तो उसी प्रक्रिया में मेरा जन्म पंजाब के एक छोटे शहर जगरांव में हुआ। मैंने अपनी एक कहानी में लिखा था कि जगरांव में दो महान लोगों ने जन्म लिया था। दूसरे का नाम लाला लाजपत राय है। तो जगरांव कैसा शहर है अब मुझे याद नहीं, क्योंकि बस जन्म वहां हुआ था। फिर पंजाब के कुछ छोटे शहरों में, उन दिनों रोहतक भी पंजाब का हिस्सा होता था, अभी हरियाणा बना नहीं था, तो
कुछ समय रोहतक में बीता, कुछ पंजाब की एक बड़ी मंडी थी, मौड़ मंडी, फादर वहां स्टेशन मास्टर थे। तो शुरुआती जो पढ़ाई थी वो गुरमुखी में हुई। तो मातृभाषा पंजाबी है, तो घर में माँ बाप से पंजाबी में बात होती थी, स्कूल में सारे बच्चे पंजाबी बोलते थे, और कई बार तो लगता था कि हम हिंदी भी पंजाबी में सीख रहे हैं। कुछ इस तरह का माहौल था। अभी तक अपने उन टीचर्स की शक्लें भी याद हैं जो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में पढ़ाया करते थे। उसके बाद 1960 या 61 में मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली हो गया। यानी कि मैं 8 साल का रहा होऊंगा जब दिल्ली पहुंच गया। तो मैंने जो हिंदी की भाषा की पढ़ाई की वो केवल 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा तक सीमित थी। उसके बाद 9th से मैं साइंस स्टूडेंट हो गया, और विज्ञान के विद्यार्थी हमारे समय में हिंदी नहीं पढ़ा करते थे। हमें सब विषय अंग्रेजी में ही पढ़ाए जाते थे, और मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ज्योमेट्रिकल और मैकेनिकल ड्राइंग, ये मेरे विषय थे जब स्कूल में 9वीं, 10वीं, 11वीं कर रहा था। मैं इस बीच में कहीं पिताजी का तबादला शिमला हो गया था। शिमला के पास एक शहर है शोघी। तो 1 वर्ष तक मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर में रहा दिल्ली में जो मेरे भी मित्र थे और मेरे पिता के भी मित्र थे, क्योंकि वो मेरे पिता को मेरे माध्यम से मिले थे। वो सोशल एजुकेशन सेंटर के इंचार्ज हुआ करते थे ईश्वर स्वरूप भटनागर। तो जब पिताजी शिमला चले गए तो मैं 1 वर्ष उनके घर कश्मीरी गेट में रहा, और मेरा स्कूल हुआ करता था गवर्नमेंट को एजुकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल प्रेसिडेंट्स एस्टेट, जो राष्ट्रपति भवन के एकदम साथ था। वहां से हायर सेकेंडरी पास की। शुरू से ही न जाने क्यों, हालांकि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूं, मेरी 2 बहनें हैं, पिताजी को एक बीमारी थी ईमानदारी की। तो उस बीमारी से वो अपने जीवन में कभी पार नहीं पा सके, वो सारी उम्र उस बीमारी से ग्रस्त रहे। मुझे याद है जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी 65 में और 71 में, तो पिताजी के स्टेशन पे मिट्टी का तेल आया करता था ताकि वो सिग्नल्स में लगा के दिए जलाए और सिग्नल दिखाई दे। मगर तब तक बिजली आ गई थी और बिजली के बल्ब लग गए थे उनमें, तो मिट्टी का तेल गायब था। स्टेशन पे मिट्टी का तेल बचा हुआ था। तो जो पिताजी के नीचे लोग काम करते थे, उन्होंने कहा, पंडित जी ये मिट्टी का तेल हम ले जाएं। तो हमारे फादर स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पर इल्जाम था कि उन्होंने 3 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया विद्यार्थियों ने मिलकर, तो उन्हें फांसी की सजा हो गई थी। तो जब जनरल पार्डन हुई राजा के जन्मदिन पे, तो उसमें हमारे पिताजी भी छूट गए। तो इस वजह से हम आज बात कर पा रहे हैं। तो पिताजी में वो सचमुच वाला देश प्रेम था। तो वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये मिट्टी का तेल जिस पे मेरा कोई निजी हक नहीं है, मैं उसे घर ले जा सकता हूं। तो उनके मातहत जो थे वो इतने नाराज थे उनसे कि ना खुद खाता है ना हमें खाने देता है, और वो मिट्टी का तेल वापस कर दिया गया कि हमारे स्टेशन पे मिट्टी के तेल की आवश्यकता नहीं। तो मैं ऐसे व्यक्ति का बेटा हूं। मां मेरी बहुत सरल सीधी, मगर
शौक था, वो उपन्यास बहुत पढ़ती थी। उन दिनों गुलशन नंदा बहुत पॉपुलर थे, तो उनके उपन्यास सभी महिलाएं पढ़ा करती थी। लेकिन हमारी माँ उससे आगे बढ़ के कुछ साहित्यिक कृतियां भी पढ़ती, तो हमारे घर में धर्मयुग आया करता था, मुझे याद है, धर्मयुग सब पढ़ा करते थे। हायर सेकेंडरी के बाद मैं बाबूजी कहता था अपने पिताजी को, मैंने कहा बाबूजी मुझे पहले नौकरी करनी है और फिर पढ़ाई करनी है। मैं और बच्चों की तरह पैसे सिर्फ खर्च नहीं करना चाहता, कमाना चाहता हूं और खर्च करना चाहता हूं। तो बाबूजी ने कहा भाई देखो, अगर तो सादी जिंदगी बिता सकते हो तो मैं चाहूंगा कि तुम पढ़ो। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेके दिया। मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना। मैंने 1 साल का ITI निजामुद्दीन से स्टेनोग्राफी का कोर्स किया और 11 महीने या 10 महीने अभी हुए थे तो मेरी नौकरी लग गई राजश्री पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड चांदनी चौक में। और वो पहली नौकरी लगी थी जून 1970 में, और अभी ITI के इम्तिहान अगस्त में होने थे। तो 1.5 महीने के लिए मैं क्लासेस तो शाम को अटेंड करता था, मगर मेरे टीचर मुझे सुबह के टाइम की अटेंडेंस देते थे। और मैंने इस तरह स्टेनोग्राफर का कोर्स पूरा किया। उन दोनों पिटमैन शॉर्ट एंड बहुत पॉपुलर होती थी। उन्नीस के मई में मैंने बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। उससे पहले 2-3 छोटी नौकरियां की, और बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करते ही मैंने अब सोचा कि मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। तो मेरा एक 5वीं का क्लास फेलो था हरदीप सिंह, उसकी बड़ी सिस्टर होती थी हरजीत दीदी। उन्होंने कहा देव भाई अगर तुझे पढ़ना है तो इंग्लिश ऑनर्स पर, तेरे अंदर मैं देखती हूँ कि साहित्य को लेके तू जो बातें करता है, तो तुम्हें साहित्य पढ़ना चाहिए। मैंने दिल्ली कॉलेज अजमेरी गेट में होता था, वहां BA ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन लिया। वहां साल भर के बाद एक बड़ा अजब सा हादसा हुआ कि 25 बच्चों ने ज्वाइन किया था इंग्लिश ऑनर्स, उसमें से 12 ने छोड़ दिया कि हम ये पढ़ाई नहीं कर सकते नौकरी के साथ। 13 बच्चों ने इम्तिहान दिया फर्स्ट ईयर का, और उसमें से 12 फेल हो गए। तो BA ऑनर्स सेकेंड ईयर में पढ़ने वाला मैं अकेला बच्चा था, और मुझे पढ़ाने वाले 5-6 लेक्चरर थे। तो जाहिर है मैं अध्यापकों का बहुत प्रिय हो गया। वो कई बार मुझे स्टाफ रूम में ही पढ़ा दिया करते थे। तो ये एक अलग ही अनुभव था। मैं पास तो रिजल्ट 100%, मैं फेल तो रिजल्ट 0। तो मैंने अपने अध्यापकों को 0 रिजल्ट से हमेशा बचाए रखा। BA ऑनर्स के बाद फिर मैंने MA किया, वो भी इवनिंग क्लासेस से। उसकी क्लासेस लगती थी आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उन्हीं दिनों कुछ लिखने का शौक चल रहा है, तो जाहिर है कि अंग्रेजी में लिखा। तो एक कहानी भी लिखी थी यूनिवर्सल लॉफ्टर। जब मैं MA में था और BA में था तो मैं कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की मैगजीन का एडिटर भी होता था। मुझे याद है कि कॉलेज की मैगजीन का नाम था वेस्पर, VESPER, द इवनिंग स्टार। और MA में जो मैगजीन थी उसका नाम था इवन टाइड। तो मैं उन दोनों में संपादक था और मैं लिखा भी करता था अंग्रेजी में। मुझे बायरन की पोएट्री बहुत पसंद थी।
और कीट्स की। बायरन का जो व्यंग्य था वो बहुत गहरा उतरता था कविता में। हालांकि वो रोमांटिक पोएट कहलाते थे। पोएट्स की दो पीढ़ियां हैं, वर्ड्सवर्थ कॉलरिज और स्कॉट, ये सीनियर पीढ़ी थी। बायरन, शेली और कीट्स यंगर पीढ़ी थी। कीट्स मुझे बहुत पसंद थे क्योंकि उनमें एक ऐसी वल्नरेबिलिटी थी और ऐसी सच्चाई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और बायरन कहते हैं कि what men call gallantry and God's adultery is much more common where climate is sultry। तो इन लोगों को पढ़ के मेरा साहित्य से जुड़ाव हुआ। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर मेरे लेक्चरर पंडित श्याम मोहन जुत्शी का था। उन्होंने मुझे शेक्सपियर का नाटक ओथेलो पढ़ाया। ओथेलो ने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया, एक ऐसी सोच मेरे अंदर पैदा की। आज स्थिति ये है दिनेश, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं होती। ये मैंने उस नाटक को पढ़ के देखा, सीखा कि जेलसी कितना खराब इमोशन है। उसके बारे में शेक्सपियर कहता है कि जेलसी दैट ग्रीन आइड मॉन्स्टर दैट डथ मॉक द मीट इट फीड्स अपॉन। वो जलाती है, खाती है। आप खुद भी जलते हैं और दूसरों को भी जलाते हैं। तो जीवन में एक सीख बनाई कि देखो, जलन से बचना है, स्पर्धा से नहीं। मुझे किसी से स्पर्धा हो सकती है, वो एक पॉजिटिव फीलिंग है, मगर ये नहीं कि मेरे पड़ोसी को ये क्यों मिल गया। अरे दिनेश को प्रोफेसरशिप मिल गई, इससे नहीं जलना है। किसी की कहानी को मेरे से ज्यादा पाठक मिल गए या किसी को मुझसे ज्यादा सम्मान मिल गए, उससे नहीं जलना है। अपना काम करना है। जुत्शी साहब का अपना और ओथेलो नाटक का मेरे जीवन पे बहुत गहरा असर रहा। और उस समय सोमनाथ सर थे, समनानी सर थे, फरतुल्ला खान थे, खजांची साहब थे। इन सब लोगों से इतना प्यार मिला कि अंग्रेजी साहित्य से और ज्यादा प्यार हो गया इन लोगों की वजह से। और एमए में डॉक्टर चमन नाहल होते थे हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इवनिंग के। उनका एक नॉवल था आजादी, उसे उस समय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो मैं एक साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर टीचर से पढ़ा था। कक्कड़ साहब थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। वहां भी मैंने एक चक्कर चलाया कि बैंक वालों से परमिशन ली कि मैं बैंक में 12 बजे आया करूंगा और सुबह की क्लासें अटेंड करता था यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर एएन कॉल, उर्मिला खन्ना, डॉक्टर युधिष्ठिर, राज कोहली, इन सब लोगों से अंग्रेजी पढ़ी। तो अंग्रेजी साहित्य मेरे सिस्टम का हिस्सा बन गया। और उन दिनों मैं हिंदी साहित्य के लोगों से बात नहीं करता था क्योंकि वो मेरी शान के खिलाफ था कि मैं हिंदी वालों से बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी में बात करनी पड़ती थी। लेकिन भगवान के अपने रंग हैं। जिस लड़की से प्यार हुआ वो एमए हिंदी कर रही थी। मेरी पत्नी बनी बाद में हिंदू। उसने हायर सेकेंडरी में फर्स्ट पोजीशन ली थी आर्ट्स में दिल्ली में। तो पूरे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में वो फर्स्ट आई थी। तो जब दूरदर्शन में उसको दिखाया गया तो मुझे याद है कि मैंने माँ से कहा था कि माँ, बड़ा होकर इस लड़की से शादी करूंगा।
तो कुछ ऐसा हुआ, ये दिलीप चौरसिया जी के यहाँ से माइक में से काफी आवाज आ रही है। दिलीप चौरसिया जी माइक बंद कर दीजिए। तो इंदु से जब शादी हुई तो उससे पहले मैंने हिंदी की जो टोटल मेरी पढ़ाई थी वो जासूसी नॉवल थी, और एक नॉवल था जिसका नाम था गुनाहों का देवता। तो जब हम एमए कर रहे थे तो ये नहीं पूछा जाता था कि गुनाहों का देवता पढ़ा या नहीं पढ़ा, सवाल ये होता था कितनी बार पढ़ा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कहे पढ़ा या नहीं पढ़ा तो मतलब या तो उसका दिमाग खराब है या उसे हिंदी साहित्य के बारे में कुछ पता नहीं। ये हमारी सोच थी, और हर लड़का चंदर होता था और हर लड़की सुधा होती थी। मतलब दीवानापन था उस उपन्यास को लेके। ये मेरी टोटल हिंदी की पढ़ाई थी। तो मैं जब इंदु से शादी हुई तो कुछ किताबें मैं दिल्ली से बॉम्बे साथ ले गया। उनमें से एक किताब थी दीक्षा, जो नरेंद्र कोहली की लिखी हुई राम कथा की पहली किताब थी। वो पढ़ी रही मेरे पास, कई सालों तक पढ़ी रही, पढ़ी नहीं। तो इंदु ने बॉम्बे में डॉक्टर देवेश ठाकुर, जो इस समय 90 साल के हो गए और भगवान की दया से समीचीन नाम की पत्रिका अभी भी निकालते हैं, हरि मृदुल ने पिछले हफ्ते उन पे नवभारत टाइम्स में एक लेख लिखा है। इंदु ने उनके अंडर पीएचडी शुरू की और उसका जो विषय था वो मेरे लिए एक टंग ट्विस्टर था। मैं उस विषय को बोल नहीं पाता था। हिंदी के आधुनिकतम उपन्यासों की प्रवृत्तियों का अनुशीलन। तो जब वो उन्होंने कहा तो मैंने कहा सेम टू यू, क्योंकि इतनी हिंदी आती थी मुझे उससे। तो इंदु ने जब 1975 और 80 के बीच के उपन्यास लिए थे, इस बीच मैंने दीक्षा पढ़ी तो मुझे लगा कि हिंदी में इतना महत्वपूर्ण लेखन हो रहा है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने उसे मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से कंपेयर किया, और जो राम का चरित्र है वो किस तरह से मिल्टन के भगवान से कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है, वो सारा। 1 मिनट में वापस आता हूं, 1 मिनट में। जी, तो मैंने उस उपन्यास में से कोहली जी का पता देखा। तो पता उनके कॉलेज का था, मोतीलाल नेहरू कॉलेज लिखा हुआ था उस पे। तो मैंने उनको एक लंबा सा पत्र लिखा 10-12 पेजेस का अंग्रेजी में, और उसमें मैंने दोनों कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया कि पैराडाइज लॉस्ट और दीक्षा कैसे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अब उन दिनों शायद कॉलेज में छुट्टियां थी, तो कोहली साहब छुट्टियां मना रहे होंगे। तो 2 महीने बाद उनका पत्र आया था कि भाई मैं छुट्टी पे था, कॉलेज बंद थे, तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर हमारी ऐसी दोस्ती हो गई कि कोहली जी इंदु से राखी बंधवाने लगे। तो उन्होंने भी कुछ थोड़ा गाइडेंस दी हमें साहित्य के बारे में।
इंदु ने करीब 75 उपन्यास लिए थे अपनी थीसिस के लिए, और मैंने वो तमाम उपन्यास पढ़ डाले। इससे पहले एमए करते ही मैंने एक किताब लॉर्ड बायरन पर लिखी थी और एक जॉन कीट्स पर। पहली किताब जब छपी तो मैं 25 साल का था और दूसरी जब छपी तो मैं 26 साल का था। तो अब हिंदी में रुचि जागी, तो मैंने इंदु से कहा कि भाई मैं तो ऐसी चीजें तो लिख सकता हूं जैसी पढ़ रहा हूं। तो मैंने एक कहानी लिखी अपने अध्यापक जोशी साहब के जीवन पे, जिसका नाम रखा प्रतिबिंब। जब इंदु ने पढ़ा तो काफी हंसी। उसने कहा कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर उसका दिमाग में ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हिंदी में लिख देते हैं, तो आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाता है। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो दोनों भाषाओं में अलग है। जैसे मैंने सोचा वो ही वेंट टू दिल्ली, तो मैंने लिख दिया वो गया दिल्ली। अब हिंदी में तो ये गलत हो गया, वो गया दिल्ली। तो उसने कहा कि पंजाबी में सोचा करो और हिंदी में लिखा करो, तो कम से कम ग्रामर ठीक रहेगी। तो लेखन की शुरुआत फिर पंजाबी में सोच के हिंदी में लिखने से हुई, और फिर वो समय भी आया जब मैं सपने भी हिंदी में देखने लगा। तो पहली कहानी जब लिखी तो इंदु ने उसकी भाषा ठीक की। फिर मैंने वो 23-24 पेज की कहानी कोहली साहब को भेजी, तो उन्होंने उसको काट पीट के अपने टाइपिस्ट से टाइप करवा के 7.5 पेज की कहानी मुझे वापस भेजी, और ये कहा कि मैंने इसमें अपनी तरफ से एक पंक्ति भी ऐड नहीं की, केवल जो फालतू था वो हटा दिया है। तो मुझे अपनी पहली ही कहानी से एक बात समझ में आ गई कि कहानी में 2 शब्द हैं, कहा और नहीं। तो जो कहना है वो तो महत्वपूर्ण है, मगर जो नहीं कहना है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने जो उन्होंने काटा था वो सारा देखा कि वो क्या काट दिया उन्होंने, वो क्या फालतू था, मुझे क्या नहीं लिखना चाहिए। तो पहली ही कहानी से मुझे ये शिक्षा मिल गई कि कहानी में शब्द कंजूसी से खर्च करने चाहिए। जब आप शब्द बेरहमी से खर्च करते हैं तो रचना उतनी कमजोर होती चली जाती है। और वो कहानी लेके मैं नवभारत टाइम्स के ऑफिस चला गया दिल्ली में, बॉम्बे में, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में। तो वहां विश्वनाथ सचदेव उसके संपादक होते थे। तो जाकर उन्हें बताया कि मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है, एयर इंडिया में नौकरी करता हूँ, ये कहानी लिखी है और आपको पास लाया हूं। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा काका बैठ जा। उन्होंने चाय पिलाई, बातचीत की। कोई 3-4 सप्ताह के बाद किसी के घर गए तो मैंने उनको बताया कि मैंने एक कहानी लिखी है इस तरह से और नवभारत टाइम्स में दी है। तो उन्होंने कहा ये कहानी तो हमने परसों संडे को पढ़ी थी। मैंने कहा कमाल की बात है। मैं उनको देख के आया तो उन्होंने कहा अपने नाम से छपवा ली, मुझे बताया ही नहीं। तो वो अपने स्टोर में से वो पेपर लेके आई और देखा तो उसमें मेरा ही नाम छपा हुआ था, तेजेंद्र शर्मा। तो बड़ी खुशी हुई कि हिंदी में मेरी लिखी हुई कहानी छप सकती है। और मेरी दूसरी कहानी जो उड़ान थी वो एक एयर होस्टेस के जीवन पर थी। इसके बारे में कहा गया कि एयर होस्टेस के जीवन पे पहली कहानी शायद मैंने ही लिखी थी। उसे देवेश ठाकुर ने 1982 की श्रेष्ठ कहानियों में शामिल किया और उसमें मैंने जेम्स जॉयस की जो टेक्निक है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस,
उसको उस कहानी में इस्तेमाल किया था। तो हौसला बढ़ा कि दूसरी ही कहानी अगर श्रेष्ठ हो गई है तो फिर तो मामला ठीक है। और फिर मैंने लेखन को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू किया। और मेरे दिमाग में ये भी रहता था कि केवल कहानी लिखूं नहीं, सुनाऊं नहीं, थोड़ी थोड़ी कहानी दिखाऊं भी। तो मुझे अपनी कहानी में सीन क्रिएट करने में बड़ा अच्छा लगने लगा। मुझे याद है कि एक कहानी, अच्छा एक मजेदार बात है कि एयर इंडिया में नौकरी करता था तो दुनिया पर घूमता रहता था। तो मेरी कहानियों के जो सितारे हैं वो अलग अलग हैं। कोई कहानी मॉस्को में लिखी गई, कोई रोम में लिखी गई, कोई एम्स्टर्डम में लिखी गई, कोई न्यूयॉर्क में लिखी गई। तो सितारों की पोजीशन अलग होती थी। तो मेरा ख्याल है उन्हीं सितारों की पोजीशन की वजह से कहानियों की सफलता भी उसी हिसाब से होती थी। जैसे जैसे सितारे होते थे वैसे वैसे कहानियों की चर्चा होती थी। तो मुझे याद है कहानी कड़ियां जिसमें मैंने एक सीन क्रिएट किया था लास्ट में, कि दादा और पोते के संबंधों की कहानी है। कि दादा पोते को वादा करते हैं कि तुम 10वीं पास कर लो तो तुम्हें एक साइकिल लेके दूंगा। फिर कहते हैं तुम 11वीं पास कर लो तो तुम्हें एक घड़ी लेके दूंगा। अब वो पोता निश्चल मन से इंतजार कर रहा है कि वो चीजें मिलेंगी उसको। मगर होता क्या है कि दादा की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और पोते को वो चीजें मिली नहीं है। तो वो मन ही मन सवाल करता है, आप मर कैसे सकते हैं? आप तो मेरे देनदार हैं, अपना उधार चुकाए बिना आप कैसे मर सकते हैं? तो आखिरी सीन मैंने उसका दिखाया है कि चिता जल रही है और पोता दादा की जलती हुई चिता को देख रहा है। तो अचानक चिता में से एक साइकिल निकलता है और उस साइकिल का एक पहिया घड़ी बन जाता है और दूसरा पहिया उसके पिता का मुंडा हुआ सर, और दोनों पहिए घूमने लगते हैं और उसे देखा नहीं जाता और वो मुंह फेर लेता है। तो मेरी कोशिश ये रहने लगी कि मैं अपनी कहानियों में कुछ पेंटिंग जैसा क्रिएट कर पाऊं, कुछ चित्र जैसा बना पाऊं, जो चित्र पाठक के मन में एक परमानेंट जगह बना ले। तो जब मेरी 10 कहानियां हो गई तो मुझे 2-3 नाम ही पता थे पब्लिशर्स के, एक राजकमल, एक वाणी, एक राजपाल। तो मैं वाणी प्रकाशन के उस समय मालिक होते थे अशोक महेश्वरी, जो अब राजकमल के मालिक हैं। तो मैं अशोक महेश्वरी के पास चला गया अपना लेके मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैंने कहा भाई ये कहानियां मैंने लिखी हैं, आप देखिए। हम कभी उससे पहले मिले नहीं थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं हिंदी के किसी प्रकाशक को नहीं जानता था। एक बार पराग प्रकाशन एक होता था, उसके मालिक से एक बार मुलाकात कोहली जी ने कराई थी, अदरवाइज मैं किसी को जानता नहीं था। तो उन्होंने वो रख लिया मैन्यूस्क्रिप्ट और फिर मुझे पता चला कि वो वाणी प्रकाशन उसको छाप रहे हैं। तो मेरा पहला कहानी संग्रह वाणी प्रकाशन से काला सागर, जो कि एक एयर क्रैश पर आधारित था। मेरा मानना यह है कि घटना जो पत्रकार के लिए होती है, जब पत्रकार अपनी बात खत्म कर लेता है, साहित्यकार के लिए कहानी वहां से शुरू होती है। अगर कोई साहित्यकार पत्रकार वाली बातें अपनी कहानी में करता है तो वो कहानी नहीं है, वो केवल घटना का विवरण है। घटना कहानी नहीं होती, घटना के पीछे की मारक स्थितियां वो कहानी बनाती है।
और पुराने कहानी लेखन में और आज के कहानी लेखन में एक मूलभूत अंतर है। पहले जब कहानी लिखी जाती थी तो जैसे मुट्ठी में रेत भरी, ऐसे भी कहें तो रेत आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली जाती है और थोड़ी देर में मुट्ठी खाली हो जाती है। तो यानी कि क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और अंततः फिर क्या हुआ, यही कहानी होती थी। मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी तो क्या हुआ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि जो हुआ वो क्यों हुआ। जो सत्य है वो दो प्रकार का है। एक सत्य है जीवन का। जीवन के सत्य को आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, क्योंकि वो सत्य है। आप माने या ना माने, मगर वो तो है, अपनी जगह अडिग है। मगर जो कहानी का सत्य है, अंग्रेजी में दो शब्द हैं, पॉसिबल और प्रोबेबल। कहानी के सत्य को केवल पॉसिबल नहीं लगना है, उसे प्रोबेबल भी लगना है। जो हो रहा है उसे विश्वसनीय बनाना, कहानी के सत्य का विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। तो कहानीकार की मेहनत डबल होती है। एक, जो सच्ची घटना घटी है उसके साथ चलते चलते उस सच्ची घटना को सत्य स्थापित करना है, ये कहानीकार का बड़ा खास काम है। और जो नया कहानीकार है उसे इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसकी मौजूदगी कहानी में दिखाई कम से कम दे, वो खुद कम से कम बोले। जहां लेखक खुद बोलता है रचना कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो भाषण बन जाता है। एक लंबा पीरियड था जब कहानी और साहित्य बाएं हाथ से लिखा जाता था, दाएं हाथ से कोई लिखता नहीं था, सब बाएं हाथ से लिखते थे। उस जमाने में ये दिक्कत थी कि कहानी विचार की जगह विचारधारा के दबाव में लिखी जाने लगी। जो विचार है वो कहानी के भीतर से निकलता है, जो विचारधारा है वो बाहर से आरोपित होती है। तो जब साहित्य विचारधारा के दबाव में लिखा जाएगा तो सारा साहित्य एक सा हो जाएगा। पहले से पता लग जाएगा कि इस लेखक की रचना है तो इसमें क्या लिखा होगा, क्योंकि वो उस विचारधारा से बाहर लिख नहीं सकता। मेरी राजेंद्र यादव से बड़ी जबरदस्त लव हेट रिलेशनशिप थी। तो मैं उनसे कहा करता था कि आप मुझे एक बात बताइए, आप और नामवर सिंह जी कहते हैं कि मजदूर पे लिखो, किसान पे लिखो। अब मेरी दिक्कत यह है कि मैंने ना तो मजदूर देखा है ना किसान देखा है, मगर मैंने विमान देखा है। तो क्या मैं विमान पे नहीं लिख सकता? क्या विमान कहानी का मुद्दा नहीं बन सकता, विषय नहीं बन सकता? तो जब कनिष्क क्रैश हुआ, आतंकवादियों ने उड़ा दिया, लंदन के नजदीक आयरलैंड में एक जगह है कॉर्क, उसके समुद्र में जहाज गिर गया, 328 लोग मर गए, सब सोना, डॉलर, टीवी सब पानी में बह गए। तो हर अखबार में ये घटना थी। जितने आम आदमी थे सब ने कहा, ओ गॉड, इतने लोग मर गए, आतंकवादियों को क्या मिला? मगर लेखक तेजेंद्र शर्मा के लिए
हवाई जहाज का उड़ा देना कहानी नहीं है, ये अखबारों के लिए कहानी है। मेरी कहानी शुरू होती है 328 लोग मर गए हैं। अब हाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश। हर व्यक्ति उस एयर क्रैश से किस तरह लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। रिश्ते किस तरह खोखले हो गए। अभी बेटे को मरे 7 दिन नहीं हुए, अभी लाश नहीं मिली, और एक व्यक्ति आके कहता है कि देखिए मेरे बेटे की मौत हुई है, इसमें मैंने और मेरी पत्नी ने तलाक ले लिया है, मैं अर्जी दे के जा रहा हूं कि मुआवजे के पैसे मुझे मिलने चाहिए। ये है रिश्ते। लंदन में लाश पहचानने के लिए जाना है तो ये लड़ाई हो रही है कि लाश पहचानने कौन जाएगा, क्योंकि उसका मतलब है लंदन जाना, लंदन की सैर। उन दिनों 5 पाउंड मिलते थे रिजर्व बैंक से विदेश यात्रा के लिए। तो कैसे ये लोग आते हैं, लाशों में कोई रुचि नहीं है। नया नया रंगीन टीवी शुरू हुआ इंडिया में एशियन गेम्स के बाद से। हर व्यक्ति हौसलों में जाके जल्दी से सोनी का 2032 2012 मॉडल खरीद लेना चाहता है, नेशनल का NV450 खरीद लेना चाहता है। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि लाश पहचाननी है, और ये नहीं पता लाश साबुत है कि नहीं। मछलियां कितना कुछ नोच गई हैं, किसी को अंगूठी से पहचान रहे हैं, किसी को कपड़े से, किसी को किसी चीज से। ये रिश्ते हैं। तो हादसा कहानी नहीं है, हादसे के पीछे की मारक स्थितियां कहानी है। मेरी बेटी मर गई है, वो एयर हॉस्टेस थी। अगर वो जिंदा रहती तो जब तक वो काम करती हमें फ्री टिकट मिलता। मैं एयरलाइन से कहता हूं कि मुझे तब तक फ्री एयर टिकट मिले जब तक हमारी बेटी की रिटायरमेंट एज ना हो जाए। बेटी की डेड बॉडी से कोई इंटरेस्ट नहीं। बाहर भिखारी बैठा है, पोलियो वाला हाथ है, मूंगफली खा रहा है और कह रहा है अरे यार इतना सारा सोना, टीवी, पैसा, डॉलर सब पानी में चला गया। ये जहाज अपने नजदीक कहीं गिरता तो हमारे हाथ कुछ तो लगता। ये सोच है इंसान की। तो कहानी के माध्यम से हमें समाज की उन प्रवृत्तियों को दिखाना है जिनकी वजह से समाज जीने लायक नहीं लगता, मगर नारे नहीं लगाने हैं। मैं साहित्य में विमर्श के बहुत खिलाफ हूं, क्योंकि विमर्श नारेबाजी कराता है, आप लाउड हो जाते हैं। आज हिंदी साहित्य की बदनसीबी है, इतने खेमों में बटा हुआ है। कहीं नारी विमर्श है, दलित विमर्श है, मुस्लिम लेखक है, पहाड़ी लेखक है, आदिवासी हैं, और अब जबरदस्ती हमें प्रवासी लेखक बना दिया है। आप एक बात बताइए, चलिए दलित विमर्श वालों को तो होगा कि भाई हमें दलित कहिए, हमारा एक अलग विमर्श है। क्या आपने कभी हमारी कोई एप्लीकेशन रिसीव की है कि आप हमें प्रवासी लेखक कहिए? हमने कहीं अप्लाई किया है? आप हमें कहिए। क्या किसी और भाषा में प्रवासी लेखक होते हैं? क्या अंग्रेजी में है, जर्मन में है, फ्रेंच में है, कहीं है? अंग्रेजी तो पूरी दुनिया में राज करती थी ना। ऑस्ट्रेलिया में लोग लिख रहे हैं, अमेरिका में लिख रहे हैं, न्यूजीलैंड में लिख रहे हैं, इंग्लैंड में लिख रहे हैं, हर जगह, भारत में भी लिख रहे हैं। But they're all part of the same mainstream literature. जब बुकर अवार्ड मिलता है तो वो ये नहीं देखते कि ये प्रवासी है या अप्रवासी है, वो पूरी दुनिया के अंग्रेजी साहित्य को साथ लेके चलते हैं। मगर हमारे जो
मठाधीश थे, उन्होंने हिंदी साहित्य को बांट मैं पूछना चाहता हूं बचा क्या? मुख्य धारा का लेखन क्या है फिर? अगर सारे ही बट गए हैं, कंपार्टमेंटलाइज इतने हो गए, तो मुख्य धारा कौन सी है? तो मित्रों, मेरे साथ क्या था कि जो मेरी कहानियां थी वो लिखी भारत में गई पहले, मगर मेरे थीम एयर इंडिया की नौकरी की वजह से काफी विस्तृत थे, काफी बड़े थे, काफी अलग थे। उनमें विदेश ऐसे आता था जैसे किसी भारतीय लेखक की कहानी में चांदनी चौक, बांद्रा, अंधेरी ये आते हैं। अगर मैंने बाबरी मस्जिद पे भी कहानी लिखी तो ये लिखा कि बाबरी मस्जिद गिरने से भारतीयों पे सऊदी अरेबिया में क्या असर हुआ। तो भारत में रहते हुए मेरे 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे, काला सागर, ढिबरी टाइट और देह की कीमत। ढिबरी टाइट के लिए मुझे महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी सम्मान मिला था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बॉम्बे में आके दिया था। फिर हाँ, ये एक बात और बताना चाहूंगा कि मेरी पहली 25 कहानियां मेरी पत्नी ने उनकी भाषा ठीक की। अगर इंदु नहीं होती तो मैं हिंदी का लेखक बन नहीं सकता था। उसने मुझे बाकायदा सिखाया, समझाया कि लेखन में ठहराव कैसे पैदा करते हैं। तो इंदु की मृत्यु हो गई कैंसर से। बच्चे छोटे थे तो मैं उनको लेके लंदन आ गया, क्योंकि मैं अगर एयर इंडिया की नौकरी करता तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। मैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए फ्लाइट पे चला जाता। मेरे पास सुविधा थी लंदन आने की, तो मैं आ गया। दोनों बच्चे, मेरी बेटी दीप्ति जो आजकल आर्या के नाम से टेलीविजन में और सिनेमा में एक्टिंग करती है, बॉम्बे में रहती है आजकल, रादर मुंबई में रहती है आजकल, और बेटा यहाँ अपनी पत्नी के साथ लंदन के नजदीक ही एक इलाका है, वहां रहता है। अब बड़े हो गए बच्चे और अब मेरे पीछे किताबें देख रहे हैं, मैं इन किताबों के साथ रहता हूं। आजकल बेटी आई हुई है तो थोड़ा दिवाली चल रही है घर में। तो मैं जब बॉम्बे से लंदन आके सेटल हुआ तो मैं तो प्रवासी हो गया। तो वो जो 3 कहानी संग्रह भारत में रह के लिखे थे और वाणी प्रकाशन से छपे थे तीनों, वो भी प्रवासी हो गए। अब वो प्रवासी लेखन का हिस्सा हो गए। वो बेचारे आज तक पूछते हैं, भाई हमारा क्या कसूर है? हमारा तो जन्म स्थान मुंबई है, प्रकाशन संस्थान दिल्ली है, तो हमें क्यों प्रवासी कर दिया? अब जैसे कानून बनाए गए हैं उसी के तहत चल रहे हैं। तो मुंबई में जब इंदु की मृत्यु हुई 1995 में, तो हमने उसी साल डॉक्टर भारती, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित और मेरा दोस्त देवमणि पांडे, हम चारों ने एक मीटिंग की थी। तो इंदु के नाम से हमने एक सम्मान शुरू किया, इंदु शर्मा कथा सम्मान, जो पहली बार बॉम्बे में किसी एयर कंडीशन कारपेटेड हॉल में किया गया। क्योंकि मैं एयर इंडिया में नौकरी करता था तो एयर इंडिया का ऑडिटोरियम मेरे लिए क्लब था। तो पहला पुरस्कार दिया गया गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास अनुगूंज के लिए। हमने भारती जी से शर्त ये रखी थी कि पहले पुरस्कार सम्मान समारोह के अध्यक्ष आप होंगे। तो भारती जी ने उन दिनों साहित्य कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया था, मगर इंदु शर्मा कथा सम्मान के लिए उन्होंने अपना वो प्रण तोड़ दिया।
वो और पुष्पा जी दोनों आए, गीतांजलि को सम्मान किया और भारती जी करीब 40 मिनट तक धारा प्रवाह बोले। हम सबके लिए बहुत बड़ा अनुभव था। फिर धीरेन्द्र अस्थाना, अखिलेश, देवेंद्र, मनोज रूपड़ा, इन लोगों को सम्मानित किया वहां पे। और एक बात तय थी कि हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या अध्यक्ष कोई राजनीतिज्ञ नहीं होगा। तो जब मैं उस समय के मुख्य अतिथि और अध्यक्षों के बारे में सोचता हूं तो आप सोचिए, एक प्रोग्राम में जो भारती जी से शुरू हुआ तो उसके बाद कमलेश्वर जी, राजेंद्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, ज्ञान रंजन, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, गोविंद मिश्र, सूर्यबाला, सुधा अरोड़ा, ये सब लोग। और आप मजेदार बात ये थी कि वहां पे मंच पे वही बैठता था जिसका काम था। हमने अपने कार्यक्रमों में भारती जी को, पुष्पा जी को, गुलजार को, दूधनाथ सिंह जी को, इन सबको ऑडियंस में बैठे हुए देखा है। ये लोग कभी कोई ईगो नहीं रखते थे। ब्लिट्स के संपादक नौटियाल जी, वो भी आके ऑडियंस में बैठते थे। राहुल देव भी ऑडियंस में बैठते थे, विश्वनाथ सचदेव भी ऑडियंस में बैठते थे। ये सब इतने खुश थे कि हिंदी में एक ऐसा काम हो रहा है जो हिंदी को सही मायने में आगे ले जा रहा है। फिर जब मैं लंदन आके बस गया तो फिर हमने पुरस्कार को कहानियों के साथ साथ उपन्यास भी जोड़े और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया चित्रा मुदगल जी को, उनके उपन्यास आमा के लिए। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरे बारे में बहुत सी भ्रांतियां हो सकती हैं। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास का आदमी हूं, नौकरी पेशा हूं। मेरे पास कहीं से कोई ऐसा खजाना मेरे पास नहीं है जो मैं लुटा सकूं। मैं केवल एक बात मान के चलता हूं कि अगर इंदु जिंदा होती तो मेरी सारी तनख्वाह उसकी थी। अब मैं हर साल उसके ऊपर अपनी तनख्वाह का 20% खर्च करता हूं, तो मैं तो फायदे में ही हूं। बाकी 80% मैं अपने पे खर्च करता हूं। तो मैंने ये तय कर रखा है कि इंदु के नाम का जो कार्यक्रम है, मुझे उसके लिए कहीं से पैसे मिले या ना मिले, इससे मुझे कोई परवाह नहीं। कहीं से कोई ग्रांट मिले या ना मिले, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। ये कार्यक्रम करना है, चलना है। और एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों को ये सम्मान मिले हैं। इनका आयोजन पहले नेहरू सेंटर में होता था, फिर बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चले गया, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो यहाँ के लोकल मिनिस्टर, लोकल एमपी गोरे, जैसे टोनी मैकनल्टी, बैरी गार्डनर, गैरेथ थॉमस, ये सब लोग हमारे प्रोग्राम में आते रहे। वीरेंद्र शर्मा जो भारतीय मूल के सांसद हैं लिबर पार्टी के, वो हमारे संरक्षकों में से एक है। काउंसलर जकिया जुबेरी जो खुद बहुत बड़ी लेखिका है, हिंदल राजकमल से छपा था, वो हमारी संरक्षक है। पुरवाई पत्रिका की जो हम निकालते हैं लंदन से हर सप्ताह, हर रविवार को अपलोड होती है। और कथा यूके की भी संरक्षक है वो। तो कथा यूके, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि कविता तो लोग लिखते हैं, कहानियां कम लोग लिखते थे। उस समय ब्रिटेन के किसी कहानीकार का कोई कहानी संग्रह अपना प्रकाशित नहीं हुआ था। हमने कथा गोष्ठियां शुरू की कि जिसमें आप अपनी कहानी सुनाइए और आपकी कहानी सुनकर लोग उसी समय प्रतिक्रिया देंगे। और सबसे कहा था कि भाई, आलोचना तक ठीक है, बुराई नहीं करनी, तो स्वस्थ आलोचना करिए और झूठी तारीफ न करिए। तो उसके
फलस्वरूप हमारे काफी सारे कहानीकार उभर के सामने आए, जो 2000 से 2020 का जो समय है वो कहानी लेखन में ब्रिटेन में कहा जा सकता है कि एक साहित्यिक विस्फोट जैसा हुआ, क्योंकि अब हमारे पास कई कहानीकार ऐसे हैं जिनके 4-4, 5-5 कहानी संग्रह छप चुके हैं। और हमारे नजदीक यूरोप में डेनमार्क में अर्चना पेन्युली हैं, और नीदरलैंड्स में पुष्पिता अवस्थी हैं, नॉर्वे में सुरेश चंद्र शुक्ल हैं। ये लोग भी लगातार सक्रिय हैं। तो यूरोप और ब्रिटेन मिलके बहुत अच्छा साहित्यिक माहौल पैदा कर रहे हैं। हमने कथा यूके के जरिए भारत में बहुत से सेमिनार्स का आयोजन किया। क्या है कि प्रवासी साहित्य को बिना पढ़े दोयम दर्जे का मान लेने की एक प्रवृत्ति काफी लोकप्रिय थी। हमें साथ मिला यमुनानगर हरियाणा में एक डीएवी कॉलेज है, उनकी प्रिंसिपल सुषमा आर्य, उनके साथ मिलके और अपने मित्र अजित राय और अजय नवरिया के साथ मिलके हमने 4 साल वहां सेमिनार कराए प्रवासी साहित्य के। बॉम्बे में हुए, दिल्ली में हुए, और मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि 1950 और 1970 के बीच के जो फिल्मी गीत हैं हिंदी के, जिसमें शैलेंद्र, साहिर, शकील, कैफी आजमी, राजेंद्र कृष्ण, इंदिवर, योगेश, ये सब लोग जो लिख रहे थे, भरत व्यास, मैं बाकायदा तुलना करता हूं कि पांडे जी की रचना है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसे हम साहित्य कृति मानते हैं। मगर जब भरत व्यास लिखते हैं, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है, जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उसकी लाज, हम साहित्य नहीं मानते। पांडे जी की कविता से एक मायने में ये कविता बेहतर है। पांडे जी पहली लाइन में बता देते हैं मैं चेतक पे लिख रहा हूं, भरत व्यास नहीं बताते। वो कहते हैं ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, चेतक नहीं कहते। तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो रखियो रे आज उसकी लाज, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का। यानी कि चेतक को इंसान बना दिया जिसके कंधों पे मेवाड़ का भार है। करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। वो पहाड़ केवल हल्दी घाटी नहीं है, अकबर भी है जो पहाड़ की तरह सामने खड़ा है। तो मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि जो इन लोगों ने सिनेमा में लिखा, शैलेंद्र, साहिर, कैफी आजमी, शकील, राजेंद्र कृष्ण, मैं बार बार इनके नाम लेता हूं क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा लिखा कि शैलेंद्र तो अपने गीतों में एक गीतकार की परिभाषा देता है। कहता है काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहां को सुनाना और कोई ना सुने तो अकेले में गाना, यह है गीतकार असली। काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहां को सुनाना और कोई ना मिले तो अकेले में गाना। लेकिन हम गाना जानते हैं, ये वाली लाइनें नहीं जानते। वो गाना है मेरा नाम राजू घराना नाम बहती है गंगा जहां मेरा धाम, ये उसी में है। फिर वो गीत की परिभाषा भी देते हैं कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। अब देखिए, शैली कहते हैं our sweetest songs are those that tell of the saddest thought। पश्चिम में थॉट इंपॉर्टेंट है, मगर शैलेंद्र क्या सुर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का जीवन सुरों से जुड़ा हुआ है। हम खेती वाले लोग हैं, हम गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, हमारे जीवन में सुर है।
तो मैं ये भी एक मुहिम चलाए रखा, मैंने अभी भी चला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में इन लोगों के गीतों पर गंभीर शोध हो, जो काम ये लोग कर गए। और हिंदी साहित्य से देश प्रेम पूरी तरह से गायब हो गया है। अब हम देश प्रेम के गीत नहीं लिखते, मंच के लिए कुछ लिख लेते हैं, मगर जिसे हम मुख्यधारा का साहित्य कहते हैं वहां देश प्रेम नहीं होता। सिनेमा में अभी भी होता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, गीत विधा ही खत्म हो गई है साहित्य से। गीत विधा को अगर जिंदा रखा है तो सिनेमा ने रखा, और खास तौर से 1950 से 1970 के बीच का जो सिनेमा का। तो मैंने पूरी दुनिया में इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस किए हैं। वर्धा में किया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में, कनाडा में किया, अमेरिका में किया, दिल्ली में किया, हरियाणा में किया, बहुत जगह किया, और लंदन में तो बहुत जगह पे किया। मेरा मानना है कि हिंदी को पूरी दुनिया में अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के गीतों में। साहित्य की पहली शर्त है कि आपको लिखना और पढ़ना आना चाहिए। सिनेमा की ऐसी कोई शर्त नहीं है, आप केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, काफी। तो लंदन आने के बाद मेरी कहानियों में एक मूल चूक परिवर्तन हुआ, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं भारत के बारे में लिख रहा हूं लंदन में रह के, तो मैं क्या नया कर रहा हूं? मैं वही तो कर रहा हूं जो भारत के लेखक कर रहे हैं। मैंने अपने आसपास के समाज को देखना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया। मैंने लंदन को 50 बार देखा था, मैंने दुनिया के हर देश को 30 बार, 40 बार, 50 बार देखा है, मगर वो एक यात्री के तौर पे देखा। अब मैंने लंदन को महसूस करना शुरू किया, क्योंकि अब मैं यहां रहने लगा। तो कृपा शंकर भाई, मैं प्रवासी साहित्य को 3 स्थितियों में रखता हूं। पहली स्थिति है जब कोई प्रवास करता है भारत से किसी दूसरे शहर में, देश में, तो वो नॉस्टैल्जिक होकर भारत के बारे में लिखता है, क्योंकि उसकी यादें, उसकी गलियां, उसके खेत खलिहान, मित्र सब भारत में है। दूसरी स्थिति है निर्मल वर्मा वाली, कि आप जिस देश में रह रहे हैं उसे एक बाहरी व्यक्ति की दृष्टि से देख रहे हैं। वो समझने का प्रयास कर रहा है कि ये शहर है क्या। तो उसमें सूचनाएं बहुत होती हैं। लंदन में तो ये होता है, अमेरिका में तो ये होता है, ये सब हम अपने पाठक को बताने की कोशिश करते हैं। तीसरी और अंतिम स्थिति तक आते आते काफी सारे लेखक चुक जाते हैं, और वो स्थिति ये है कि जिस देश को आपने अपनाया है उस देश को अपना मान के उसके बारे में ठीक वैसा ही लिखे जैसे कोई अंग्रेज अंग्रेजी में लिख रहा है, केवल भाषा हिंदी हो। जैसे कोई भी भारतीय भारत के बारे में लिख रहा है, चाहे उसकी भाषा मराठी है, गुजराती है, तमिल है, मलयालम है, वो भारत के बारे में लिख रहा है। ठीक उसी तरह जो तीसरी स्टेज है उसमें जो प्रवासी है वो अपने अपनाए हुए देश के बारे में लिखता है, लेकिन ठीक वैसे ही लिखता है जैसे कि कोई अंग्रेज लिख रहा है। और मैं क्योंकि एयर इंडियन होने की वजह से पहली 2 स्टेजेस से मुक्ति पा चुका था, तो मैंने शुरुआत ही ऐसे की कि इस समाज को समझ के, इस समाज के बारे में या इस समाज में हो रही चीजों को कैसे लिखूं। अब कब्र का मुनाफा है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप भारत में बैठ के उस समय नहीं लिख सकते थे। कि कब्रिस्तान कहता है कि भाई आप अपनी कब्र बुक कर लीजिए,
आज तो अगर आप 10 साल बाद मरते हैं तो कब्र के पैसे वही रहेंगे जो आपने आज बुक की है, उस वक्त की कीमत नहीं लगेगी। आप अपना फ्यूनरल आज ही बुक कर लीजिए, क्योंकि इस समय ब्रिटेन में सबसे बड़ी अय्याशी है मरना। मरने पे 5 लाख रुपए खर्च होते हैं कम से कम, भारत के हिसाब से 5000 पाउंड्स। तो जैसे मैंने अपना फ्यूनरल अभी बुक कर लिया, तो जब मैंने बुक किया तो वो 4000 पाउंड का था। तो अब मैं 10 साल बाद मरूं तो मेरे बच्चों को उस समय के पैसे नहीं देने हैं, बस ये सर्टिफिकेट दिखाना है, फोन करना है, और वो एजेंसी आएगी, मेरी बॉडी को ले जाएगी, वो साफ करेगी, धुलाएगी, सब कुछ करेगी, उसे रख देगी। जिसको जाके मुझे श्रद्धांजलि देनी है दे दे, और वो खुद ही आके मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे। ये तभी संभव था अगर मैं यहां रह के यहाँ के समाज को समझता। और मित्रों में बात क्या हो रही है यार, सुनो, कोई बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री नहीं हो सकता। अगर हम 2 कमरे बुक करें तो 1 फ्री में मिल जाता, और बच्चों का भी इंतजाम कर जाए। तो देखिए कि बाजारीकरण क्या करता है। क्या कोई पिता कभी अपने बच्चे की मौत के बारे में सोचेगा? मगर ये सुचवा देता है आपको यहां। और फिर लाश के मेकअप की एक पूरी इंडस्ट्री है, क्योंकि सबको लाश का अंतिम चेहरा ही तो याद रहेगा ना। तो अगर आपको ब्राइडल मेकअप चाहिए, उसके पैसे अलग हैं। अगर आपका चेहरा जल गया है, उसका रिकंस्ट्रक्शन करना है अंतिम संस्कार से पहले, उसके पैसे अलग हैं। कहीं कोई घाव लग गया है, उस घाव को भर के उसका मेकअप करना है, उसके पैसे अलग हैं। सिल्वर स्कीम है, गोल्ड स्कीम है, प्लेटिनम स्कीम है, बताइए आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। ये सब बातें तभी मेरी कहानी में आएंगे जब मैं एक ऐसे समाज में जीऊंगा जिस समाज में ये हो रहा है, और उस समाज को अपनी कहानियों में डिपिक्ट करूंगा। तो पत्नी तो सोचती है कि हे राम, मरने के बाद भी इस आदमी के साथ ही रहना पड़ेगा, और पति सोच रहा है कि यार मैं मरने के बाद किसी धोबी और मोची के साथ नहीं सोना चाहता। हम अपना एक 5 स्टार एरिया बुक कर लेते हैं जिसमें सारे हमारी बराबर के लोग दफन होंगे, तो मरने के बाद तो अपने जैसे लोगों के साथ रहेंगे ना। ये सोच है। तो अगर आप जिस समाज को आपने अपनाया है उसको समझेंगे नहीं तो आपके लेखन में वो निखार नहीं आएगा जो आना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप प्रवासी की जगह एक शब्द इस्तेमाल अगर करना चाहें तो भारतेतर हिंदी साहित्य एक अच्छा शब्द है। अब अगर कोई अंग्रेज हिंदी में लिखता है, कोई जापानी हिंदी में लिखता है, कोई रूसी हिंदी में लिखता है, तो आप उसे प्रवासी कैसे कहेंगे? उसको किस कैटेगरी में डालेंगे? तो भारतेतर हिंदी साहित्य सभी कुछ कवर कर लेगा। अब बताइए, क्या मॉरिशस के जो लेखक हैं, धुरंधर जी हैं, राज हैं, क्या ये लोग प्रवासी हैं? ये तो प्रवासियों की तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है। इनका जन्म मॉरिशस में हुआ, इनकी पढ़ाई मॉरिशस में हुई, इनकी गर्लफ्रेंड मॉरिशस में थी, इनके दोस्त मॉरिशस में थे, इनकी शादियां मॉरिशस में हुई, इनका सब कुछ मॉरिशस में है। भारत इनके लिए ज्यादा से ज्यादा एक तीर्थ स्थल हो सकता है। अभिमन्यु अनंत का भारत से एक लगाव हो सकता है, मगर वो जुड़ाव नहीं हो सकता जो उनका मॉरिशस के साथ है। उन्हें आप प्रवासी साहित्यकार कैसे कहेंगे?
जिस व्यक्ति ने प्रवास की पीड़ा नहीं सही, अभिमन्यु अनंत के मुकाबले जो आदमी आजमगढ़ से बॉम्बे आके सेटल होता है उसकी प्रवास की पीड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो आजमगढ़ छोड़ के आया है और बंबई में रह रहा है। और उससे भी ज्यादा है जो पंजाब छोड़ के तमिलनाडु चला गया है या केरल चला गया है। ब्रिटेन की अंग्रेजी तो समझ में आती है, तमिल और मलयालम तो समझ ही नहीं आती ना। वो तो पूरी तरह से प्रवास है। तो अगर भारत के बाहर के साहित्य को कहीं किसी खांचे में डालना है तो दो ही खांचे होने चाहिए। एक भारत में लिखा गया हिंदी साहित्य, एक भारत के बाहर लिखा गया हिंदी साहित्य। ज्यादा से ज्यादा हिंदी साहित्य को इन दो कंपार्टमेंट्स में हम रख सकते हैं। ये जो बाकी सब है ये सिवाय एकेडमिक गड़बड़ी की और कुछ नहीं है। एमए के कोर्स में, बीए के कोर्स में सिलेबस बनाना है तो नारी विमर्श का एक पेपर हो गया, दलित विमर्श का एक पेपर हो गया, प्रवासी का एक पेपर हो गया, ये सब हो गया। पाठक को इससे कुछ लेना देना नहीं। पाठक तक पहुंचने के लिए स्थितियों का, कैरेक्टर्स का दर्द समझना है और उसे इंटरप्रेट करना है। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने हिंदी को जो कुछ दिया, हिंदी ने बाकायदा सूद समेत सब वापस कर दिया। मुझे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी, सभी से स्नेह मिला, प्यार मिला, रिकॉग्निशन मिला। मैं ये कहता हूं कि जो सम्मान मुझे भारत में मिले वो शायद मेरे लेखन को मिले, मगर जब मुझे इंग्लैंड की महारानी ने सम्मानित किया तो मैं तब भी कहता हूं, आज भी कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि ये हिंदी साहित्य का सम्मान है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन की महारानी ने कभी सोचा नहीं था कि हिंदी साहित्य इस काबिल है कि उसे सम्मानित किया जा सके। पहली बार उन्होंने किसी भी साहित्यकार को हिंदी साहित्य की सेवा के लिए सम्मानित किया। तो अगर आज हिंदी साहित्य बकिंघम पैलेस पहुंचा है तो मेरी मनोकामना है कि ये वैश्विक स्तर पर अपने आप को स्थापित करे और हम सब गर्व से कह सकें कि हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। मैं लगभग 1 घंटा बोल लिया हूं, तो मैं अब आज का वार्तालाप यहीं रोकूंगा। इसके बाद फिर कभी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद तेजेंद्र शर्मा जी। आप ऐसे बोल रहे थे कि अगर ये हम लोग भौतिक रूप से सुनते तो सही मायने में जिसे पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं वो स्थिति हो गई थी और हम लोग एकदम मंत्रमुग्ध होके सुनते जा रहे थे। खास तौर से जो आपका अपना जीवन अनुभव है और कहानी की रचना प्रक्रिया को लेकर आपने बात की, वो तो मतलब आपको सुनते हुए ऐसा लगा कि हम लोग एक वर्कशॉप आयोजित करें और उसमें आपको बुलाए कि, और वो हमारे लिए बहुत एनरिच करने वाला अनुभव था। और हमारे हाई स्कूल में शिक्षक थे मुद्रिका शर्मा, तो वो हम लोग को पढ़ाते थे कि आंसर माने उत्तर वह हो जिसमें कोई प्रश्न ना बचे। और मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास 10-15 प्रश्न पहले से मंगाए गए थे और अब मैं दोहराना नहीं चाहता। उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके इस जो आपने अपनी बात रखी उसमें समाहित हो गए। और जो 2-3 चीजें यहाँ सामने आई जिसको मैं विशेष तौर पर रेखांकित करना चाहता हूँ।
कि एक तो जो आपने बताया वो बहुत फायदे की चीज है कि साहित्य का रिश्ता विचारों से होता है, विचारधारा से नहीं होता, और यही बात हम लोग लगातार कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने रेखांकित की वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि विषय के कारण कोई रचना महत्वपूर्ण नहीं होती, रचना अपने ट्रीटमेंट के कारण महत्वपूर्ण होती है। हालांकि हिंदी में एक प्रवृत्ति रही कि विषय के कारण ही रचना को खारिज कर दिया जाए। दूसरी जो आपने एक बात कही कि इधर बहुत सारे पत्रकार भी लेखन के क्षेत्र में आ रहे हैं, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पत्रकारिता जहाँ समाप्त होती है वहीं से रचनाकार का काम शुरू होता है। तो कई ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को काफी एनरिच करने वाली थी। तो मेरे पास जो 10-15 सवाल थे खासतौर से प्रवासी लेखन से संबंधित, क्योंकि हमें ध्यान आता है कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में हम लोग साथ थे, राजेंद्र यादव मंच पर थे, और आपने एक सुंदर बात कहा था राजेंद्र यादव के लिए कि हम लोग इस बात पर सहमत हैं कि हम लोग जीवन भर असहमत रहे। और वहां राजेंद्र जी ने भी प्रवासी लेखन की बात उठाई थी, और उन्होंने एक तर्क दिया था कि भाई हमें तो कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। तो उसको भी जिस तरह से आपने यहाँ समझाया, तो मैं नहीं चाहता कि उसी सवालों का रिपीटेशन फिर से हो। तो एक सवाल पूछा गया है जो मेरे पास है, मैं वो आपसे पूछ देता हूँ, और हमारे जितने मित्र अभी जुड़े हुए हैं हमारे विभाग के और बाहर से भी, सुधाकर अभी भी अभी दिख रहे हैं, वो अगर आपसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो पूछा गया है वो मैं आपसे, मेरे भी मन में ये उत्सुकता है कि जो आपने बात कही हिंदी में जो यह आग्रह हो कि इस विषय पर रचनाएं लिखी जाए और इस तरह कोई रचना को महत्वपूर्ण बताया जाता है विचारधारात्मक आग्रहों के कारण, क्या उसके कारण जो आपका लेखकीय संघर्ष जिसे आप हिंदी की तथाकथित मुख्य धारा कहते हैं उसमें कुछ जटिल हो जाता है क्या? ये एक सवाल हमारी तरफ से है कि क्या है कि सॉरी जी आपकी बात पूरी हो गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि देखिए, साहित्य में और जो जर्नलिस्टिक राइटिंग है उसमें एक बेसिक जो मूल फर्क है वो ये है कि साहित्य भीतर से निकलता है और जो जर्नलिस्टिक राइटिंग है, पत्रकारिता है या निबंध है या लेख है, वो बाहरी स्थितियों को देखकर उन पर लिखे जाते हैं। तो जब चीजें भीतर से प्रस्फुटित होती हैं तो आप उसे बांध कैसे सकते हैं विचारधारा में? अगर मुझे अंबानी का दर्द समझ में आता है एक लेखक के तौर पे, तो मैं उसको क्यों नहीं लिख सकता? जितना महान साहित्य है दुनिया की हर भाषा का, वो सब अमीर लोगों के बारे में लिखा गया है। राम युवराज थे, कृष्ण भी राजा थे, हरिश्चंद्र भी राजा थे। शेक्सपियर के जितने नाटक हैं उन सब के मुख्य पात्र जो है सब अमीर हैं, सब ऊंचे ओहदे पे रहते हैं। तो यानी कि जिसको पढ़ के हमने लिखना सीखा, क्या कालिदास किसी चपरासी के बारे में लिखते थे? नहीं लिखते थे ना। तो जिनको पढ़ के हमने साहित्य सीखा उन्हीं के विरुद्ध लामबद्ध हो गए कि जिसके बारे में वो लिखते थे वो सब गलत है। और जो हम कह रहे हैं, क्योंकि रूस से और चीन से ये आदेश आया है कि इन्हीं के बारे में लिखा जाएगा,
तो उसका नुकसान क्या हुआ? हमारे ऊपर ये ला दिया गया कि अगर आप कमर्शियल मैगजीन्स में छपे तो हम आपको साहित्यकार नहीं मानेंगे। मेरा सवाल ये है, अगर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जैसे घोर मार्क्सवादी की कहानी सामना अखबार छापता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, जो दीक्षित जी ने लिखा वो वैसे का वैसा छपता है, तो समस्या कहां है? हंस में नरेंद्र कोहली नहीं छप सकते, कभी नहीं छप सकते, तो द्वार बंद कर दिए जाते हैं। एक पत्रिका निकला करती थी पहल, उसमें एक विज्ञप्ति रहती थी, कृपया हमें रचनाएं न भेजिए, हमें जिससे मंगवानी होंगी हम उससे मंगवा लेंगे। ये विज्ञप्ति रहती थी उसमें। यानी कि जब तक आप एक खास विचारधारा के तहत नहीं लिखेंगे तो उन तथाकथित प्रोग्रेसिव पत्रिकाओं में आप छपेंगे नहीं। तो जो चीज आपको उस तरह बांध दे, अब आप एक बात बताइए, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ये सब तो इन पत्रिकाओं में छप ही नहीं सकते। सुमित्रा नंदन कैसे छपते इसमें, इन पत्रिकाओं में नहीं छप सकते। महादेवी कैसे छपेंगी, प्रसाद कैसे छपेंगे? तो मेरा मानना यह है कि विचारधारा के दबाव में, क्योंकि इतने वर्षों तक लिखा गया, नुकसान यह हुआ कि पाठक कहीं चले गए और वो अब तक वापस नहीं आए। और सबसे जो खतरनाक बात हुई वो ये हुई कि जिन लोगों को छंद नहीं लिखना आता था वो अतुकांत कविता लिखने लगे। भाई, अगर आपको छंद का ज्ञान ही नहीं है तो आप छंद तोड़ेंगे कैसे? छंद तो आप तभी तोड़ेंगे ना, अब छंद आता होगा। तो कविता को बाकायदा घटिया प्रोज बना दिया गया, अच्छी वाली प्रोज भी नहीं। तो नुकसान ये हुआ कि ऐसी कविता मंच से पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैं किसी गोष्ठी में बैठा कविता सुन रहा हूं, कविता खत्म हो गई और मुझे पता नहीं चला कि खत्म हो गई। तो इस तरह के साहित्य में पाठक को या श्रोता को बांधने की ताकत नहीं होती। अब क्योंकि ये वाली कविता मंच से नहीं पढ़ी जा सकती थी, तो मंच उन लोगों को दे दिया गया जो मंच को डिजर्व नहीं करते थे। तो जब आपके पास खुला खेल है तो वो मंच का जैसा भी इस्तेमाल करें। फिर कहा गया जी कि तुक और मीटर के अंदर बंध के बड़ी बात नहीं कही जा सकती। अब आप सोचिए, गालिब, मीर, ज़ौक, ये सब तो बंध के लिखते थे और हम उनका कितना कोट करते हैं। और हमें जब आज भी किसी को कविता कोट करते देखते हैं, मैंने तो नहीं देखा कि कोई अतुकांत कविता कोट कर रहा। जो कोई कोट करता है वो या तो निदा फाजली का शेयर कर रहा होता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, या राजेश रेड्डी को कर रहे होते हैं कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो दो लाइनों में जो बड़ी बात कही जा सकती है, हमारे दोहे, हमारी शफाइयां, उन्हीं को तो कोट करते हैं ना। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल ला गया दूर। इससे बड़ी फिलॉसफी क्या देंगे आप? वो
तुक में भी है और मीटर में भी है। और हमारे पास तो लाखों छंद हैं यार, कोई एक पकड़ लो। तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप विचारधारा के दबाव में साहित्य रचते हैं, उसमें एक तो नॉवेल्टी की कमी हो जाती है और आप बंधे बधाए ढर्रे पे लिखते हैं। कुछ नया लिखने से आपको मौका ही नहीं मिलता कि आप कुछ नया लिखें। तो आप नया तभी लिखेंगे जब हर चीज के लिए दिमाग खुला होगा। और कहानियों का तो यह है कि आप घटना पे भी लिखिए और बिना घटना के भी लिखिए। कहानी की एक आंतरिक यात्रा भी तो है ना, एक ऐसी सोच है जो कहानी बनाती है। घटना कहानी के लिए जरूरी नहीं है, हाँ अगर है तो कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, रोचक बन जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि घटना कहानी के लिए हो ही। तो ये मेरा मानना है कि भाई जितना ज्यादा हम अपने दिमाग को खुला रखेंगे, दिल को खुला रखेंगे, जितना ज्यादा आत्मसात करेंगे, उतना साहित्य को विस्तार मिलेगा। जी, अगर हमारे बीच से कोई तेजन जी से कुछ पूछना चाहता है तो वो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई भी साथी अगर तेजन जी से पूछना चाहता है तो अनम्यूट कर ले और पूछ ले। जी, मैं सुधाकर अदीब लखनऊ से। तेजेंद्र शर्मा भाई से मैं एक ही सवाल पूछूंगा, क्योंकि उनको पढ़ने का सौभाग्य हम लोग को मिलता रहता है और कभी कभी मिलने का भी अवसर मिलता है। उन्होंने साहित्य और फिल्मों और बहुत सी दुनिया जहान की बातों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया। तो मैं कुछ उसी से मिलती जुलती बात लेकिन साहित्य की पूछूंगा। वो ये कि जो किशोर कुमार साहब हुआ करते थे और उनकी पत्नी थी, एक पत्नी उनकी मधुबाला भी रही है। तो उन्होंने उनसे एक बार ये कहा कि आप किशोर जी अपने एक्टिंग कैरियर में इतने सीरियस नहीं है जितना कि आप गायन में हैं और गाते हैं आपको, तो आप अपने अभिनय की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते कैरियर में। तो किशोर कुमार जी ने कहा कि असल में जो अभिनय है वो एक तरह से मुझसे नकली चीज कराता है जो मैं नहीं हूं, जबकि गायन एक ऐसी चीज है जो मेरी आत्मा से निकलती है। तो इसलिए मैं उधर ज्यादा मेरा ध्यान जाता है और मैं उधर ज्यादा प्रवृत्त। तो मैं समझता हूं कि अगर आज इंदु जी होती हम सबके बीच में भौतिक रूप से, अपने जो उनका जो दूसरा स्वरूप है उसमें, उस रूप में तो वही है हम सबके बीच में। हो सकता है कि वो तेजेंद्र जी से पूछती तो मैं ही पूछ लेता हूं कि आपने इतनी कहानियां लिखी और इतनी सहज कहानियां लिखी और दुनिया जहान की कहानियां लिखी, और कहानी जो है और तेजेंद्र जी एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में हो गए हैं और बहुत ही सहज रूप से आपने दिग्दर्शन कराया है जीवन का। इतनी क्षमता, इतना सब कुछ होते हुए आप उपन्यास क्यों नहीं लिखते और उपन्यास कब लिखेंगे और हमें आपका उपन्यास कब पढ़ने को मिलेगा? बस मेरा ये प्रश्न है। जी जी, बात है कि ये वो प्रश्न है जो यक्ष प्रश्न की तरह मेरे सामने थोड़े थोड़े दिन के बाद आ जाता है। दरअसल मुझे लगता है कि मैं जीवन को जिस दृष्टि से देखता हूं, कहानी के जरिए उससे न्याय कर जाता हूं। और क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि शब्द कम खर्च करता हूं,
मगर फिर भी मैं एक उपन्यास शुरू किए हुआ हूं, उसके 30-35 हजार शब्द लिखे गए हैं। तो उम्मीद है कि अगले साल शायद ये खुशखबरी आए कि भाई पंडित तेजेंद्र शर्मा भी अब उपन्यासकार हो गए। क्या बात। तो मैं दरअसल एक उपन्यास लिख रहा हूं जिसमें रेलवे का जीवन और निजी जीवन कैसे समानांतर रेखाओं में चल रहे हैं। तो उसके जरिए ब्रिटेन के अलावा भारत के हिंदी पाठकों को भी ब्रिटेन के रेलवे सिस्टम की भी समझ आएगी और यहाँ के निजी जीवन की भी कुछ नई बातें पता चलेंगी। तो काम जारी है, थामा। जी आदरणीय शर्मा जी, मैं पूछ सकता हूँ? मैं अशोक श्रीवास्तव इलाहाबाद से पूछ सकता हूँ? जी अशोक जी। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि हर आदमी लगभग पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहता है और इसके अतिरिक्त जो हिंदी साहित्य है वो विभिन्न खेमों में बटा हुआ है। तो अगर आप स्वतंत्र रूप से लिखते हैं और किसी खेमे का अंग नहीं बनते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको कोई विशेष पहचान आसानी से मिल जाए। मजबूरी में साहित्यकार को किसी न किसी खेमे का अंग बनना पड़ता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वो अपनी मजबूरियों से समझौता न करे, स्वतंत्र ही लिखता रहे, या फिर जो कर रहा है वो तो आप जानते ही हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? जो उसकी मजबूरियां हैं किसी न किसी खेमे में जाने की, चाहे वो राष्ट्रवादी खेमा हो, चाहे कोई भी खेमा हो, चाहे जितने भी खेमे हैं वो आपको पता ही है सब, तो उसमें आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदी के लेखक को कोई मजबूरी होती नहीं, क्योंकि वो खा के लिखता है, लिख के कोई खाता नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि वो खा के लिखता है तो मजबूरी तो कोई है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग एक खास विचारधारा के हैं उनका एक गुट है, किसी और विचारधारा का कोई गुट नहीं है। केवल एक ही विचारधारा का गुट है जिसमें वो लोग एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, एक दूसरे को सम्मानित करते हैं, एक दूसरे को पुरस्कार देते हैं, नाम देते हैं, अपनी पत्रिकाओं में छापते हैं। मगर कोई और ऐसा गुट मैंने देखा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कमल किशोर गोयंका को पद्म भूषण मिल गया होता, चित्रा मुदगल जी को पद्म भूषण मिल गया होता, इस तरह से सबको मिल गया होता। ऐसा है नहीं। तो ये सोच कि हर जगह गुटबाजी है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो पूरी तरह से बाहर का आदमी हूं। बॉम्बे में रहता था तो दिल्ली में भी नहीं था कि किसी गुट के साथ जुड़ जाता, और खुल के ओपनली उस विचारधारा के विरुद्ध मैं पहले दिन से बोल रहा हूं। और मैंने यादव जी से कहा था कि हिंदी साहित्य का जितना नुकसान आपने और नामवर जी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। उनके मुंह पे उनके ऑफिस में कहा था, और उन्होंने कहा था आप ऐसे कहोगे। मैंने कहा कि आई हैव टू ओवरस्टेट माय केस, अंटिल आई ओवरस्टेट आई कांट स्टेट। लेकिन सच ये है कि आपको चाहिए कि आप हर तरह का साहित्य हंस में छापें। तो बात यह है कि मैं बात ही ना करूं और घर बैठ के पढ़ता रहूं, वो एक अलग बात है। मैंने विश्वामित्र को अपना आदर्श बनाया कि मैं एक नया ब्रह्मांड रच लूंगा, मुझे आपके ब्रह्मांड की कोई जरूरत नहीं। तो हर लेखक एक सृष्टा है, सृजन करता है। लेखन नहीं रुकना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि मेरे लेखन को सम्मान और पुरस्कार नहीं मिल रहा है। आप लिखते जाइए और आप देखेंगे पाठक जुड़ेंगे, विद्यार्थी जुड़ेंगे,
मैंने वो विद्यार्थी देखे हैं जो मेरे साहित्य पे शोध कर रहे हैं, वो फोन करके लड़ाई करते हैं, सर आपने इस चरित्र के साथ ये कैसे कर दिया, आपने इस चरित्र को ऐसे कैसे बुलवा दिया। कितना अच्छा लगता है ये सोच के कि इससे अच्छा सम्मान या पुरस्कार क्या होगा कि आपको आगे की पीढ़ी पढ़ रही है जो आपको जिंदा रखेगी। जो मुझसे सीनियर है बाय लॉ ऑफ नेचर मेरे से पहले चले जाएंगे, मुझे जिंदा तो वही रखेंगे जो मेरे बाद जिंदा रहेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि युवा पीढ़ी के दिलों में जिंदा रहे। लेखन जब करें, लेखन पूर्वाग्रह से न करें, और बाकी लोगों में पूर्वाग्रह है या नहीं उसकी परवाह न करें। लिखते जाइए। और इतना, और अब तो ये हो गया कि ऑनलाइन इतना कुछ है छपने के लिए। पहले तो फिर भी ये डर होता था कि ये लोग नहीं छापेंगे तो छूटेंगे कैसे। आजकल तो वो भी खत्म हो गया है। तो ये सत्ता इसीलिए हिली है क्योंकि हम अब इन पर आश्रित नहीं। सर एक छोटा सा प्रश्न। जी जी हेलो। हाँ करीमनाथ जी अपने बारे में अपना एक लाइन का वो परिचय दे दीजिए तजन जी को। हाँ, तजन शर्मा साहब, काफी सालों से मैं आपको पढ़ता आ रहा हूँ, एक पाठक हूँ और गहरी रुचि है साहित्य में। हिंदी साहित्य के अलावे पत्रिकाओं में जो अलग अलग भाषाओं की अनुदित कहानियां छपती है वो पढ़ना ज्यादा रुचिकर है, हिंदी भी। तो बेसिकली हम सभी शायद सहमत होंगे, साहित्य मानव की एक अनवरत खोज ही है और मानव की खोज अनवरत जारी ही रहेगी साहित्य में, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं असीमित हैं। अभी काफी ऐसी चीजें हैं मानव के अंदर जिसे अभी साहित्य में जगह पाना बाकी है, वो आने वाले दशकों सदियों में चलती रहेगी। सर मेरा अभी शुरू से सुन रहा हूँ आपको, क्योंकि आप इंग्लैंड में रहते हैं, हिंदी साहित्य में आपकी पूरी पकड़ है और अच्छी रचनाएं दी हैं आपने। हिंदी के अलावे आप अन्य विदेशी भाषाओं के साहित्य को भी करीब से जान रहे हैं, उनके रचनाओं की अंतर्दृष्टि को जान रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन की विश्व साहित्य में इस सदी में मानव खोज की क्या दिशा है, साहित्य मानव की खोज में किस ओर अग्रसर है, अभी क्या उनकी ओरिएंटेशन है, ये जानना चाहता हूँ। देखिए एक मूलभूत जो अंतर है हिंदी के साहित्यकार का और विदेश की विकसित भाषाओं के साहित्यकार का, वो ये है कि हिंदी का साहित्य लेखन पार्ट टाइम एक्टिविटी है। ये पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के भी कुछ रूल रेगुलेशन घंटे तय होते हैं। तो हिंदी का लेखक जब ऑफिस जा लेता है, बॉस की डांट खा लेता है, विरार से चर्च गेट तक के यात्रा तय कर लेता है, आजादपुर से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक की यात्रा तय करके घर वापस आ जाता है थक टूट के, सब्जी खरीद के, दालें खरीद के, बच्चों की देखभाल करके, सारे रिश्तेदारों के फंक्शन अटेंड करके, अगर कहीं समय मिलता है तो लिख भी लेता है। लिखना उसका मूल काम नहीं है। इसलिए बाकी आप लोग ये सुनील विक्रम सिंह जी, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो अब टैगोर क्यों महान है। टैगोर लिखते थे तो फुल टाइम लिखते थे। मैंने अभी हाल ही में अपने इलाके हैरो में
एक बायरन पार्क है जिसमें हम लोग सैर करने जाते हैं। यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जो साहित्यकारों के नाम पर गलियों के नाम है। मैंने सिवाय टैगोर के किसी भारतीय साहित्यकार के नाम पे कोई ऐसा देखा नहीं। ना तो रोड का नाम देखा है, ना बिल्डिंग का नाम देखा है। तो मैं जब बायरन पार्क में सैर करने जा रहा था बेटी के साथ, तो मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो ये टैगोर क्लोज लिखा हुआ है, ये कितना बड़ा सम्मान है एक भारतीय साहित्यकार का। तो जब अंग्रेजी का लेखक लिखता है, उसे ये समस्या नहीं होती कि कल चूल्हा कैसे जलेगा। उसे ये समस्या नहीं है कि मैं सुबह उठ के नौकरी पे जाना है। वो जब लेखक होता है तो वो फुल टाइम लेखक होता है अधिकांश। वैसे टीएस एलियट भी बैंकर थे एक जमाने में। हमारे यहाँ और उन लोगों की सोच इसलिए भी फर्क है, हम लोग सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, और चाहते हैं कि सामने वाला वो समझ जाए जो हम सोच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदी के लेखक की और भारतीयों की इन जनरल। ये मान लेते हैं कि भारतीय परंपराएं सबसे महान है। हम ये मान लेते हैं कि विश्व में किसी को कोई समझ नहीं संस्कृति की, केवल हमें वो समझ है। मगर जब डिकेंस लिखता है, डेविड कॉपरफील्ड, जब डिकेंस लिखता है ऑलिवर ट्विस्ट, जब वदरिंग हाइट्स लिखा जाता है एमिली ब्रॉन्टे द्वारा, तो आप ये महसूस करते हैं कि इन लोगों का जो लेखन है, वो हर लेखक अपनी एक जीवन दृष्टि अपनी उपन्यासों, कहानियों और कविताओं के जरिए दे रहा है। वर्ड्सवर्थ जब नेचर की बात करते हैं तो नेचर उनके लिए सर्वशक्तिमान है, वो नेचर तक अपने आप को रखते हैं। कीट्स जब खूबसूरती की बात करते हैं, A thing of beauty is a joy forever, वो उनका जीवन दृष्टि है, वो ब्यूटी से आगे नहीं जाते हैं। और शैली जब एक नई दुनिया की परिकल्पना करते हैं कि विंटर बी हियर कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये उनके जीवन का की सोच है। इसी चीज को शैलेंद्र ने अपने गीत में इस्तेमाल किया है, जब गम का अंधेरा घिराए समझो कि सवेरा दूर नहीं। तो जब तक हमारी लेखन में वो वैश्विक विस्तार नहीं होगा, अगर मेरा एम है कि मैं एक रचना लिख के और इस एकेडमी का पुरस्कार पा जाऊं, तो मैं अपने लेखन में वो बात नहीं पैदा कर सकता। अब आर्थर हेले का पूरा लेखन है, ये बेस्ट सेलिंग ऑथर थे आर्थर हेले। वो जब लेखन करते थे तो वो पहले शोध करते थे। हिंदी में संजीव को छोड़ दिया जाए जो कथाकार है, शोध बहुत कम लोग करते हैं। ज्यादातर लेखन हमारा रिश्तों पे है और उसके लिए ज्यादा शोध करना नहीं पड़ता। मुझे याद पड़ता है कि मुझे एक कहानी में सी क्लास ओपन जेल का जिक्र करना था। तो मेरे घर से 4 घंटे की रेल यात्रा पे एक सी क्लास ओपन जेल थी, जिसमें ऐसे
अपराधियों को रखा जाता था जिन्होंने फाइनेंशियल अपराध किए, आर्थिक अपराध किए। तो मैंने जाके उस जेल की पूरी परिकल्पना को समझा। फिर एक दिन रविवार को गया कि जब जेल में लोगों को मिलने आते हैं तो कैसे मिलते हैं, वो कैसी जगह है जहां मिला जाता है। फिर पता किया वहां के जेलर से कि ये जो अपराधी है ये रहते कैसे हैं। तो मुझे पता चला कि इन लोगों के पास अपने कमरे की चाबी होती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे हिंदी सिनेमा में दिखाते हैं कि रात को आके वो सब ताला लगा दिया, अंदर पड़े हुए, ऐसे नहीं है। ये लोग सुबह अपनी ही चाबी से खोलते हैं दरवाजा, अपने घर कमरे को ठीक से सफाई भी करते हैं और सुबह उठ के सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। फिर इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग चीजों की। तो ये सारा जब तक किसी लेखक को पता नहीं होगा तो अपने लेखन में डेप्थ नहीं ला सकता। तो विदेश का जो लेखन है उसमें वो डेप्थ इसलिए आती है कि वो फुल टाइम लेखक है। अगर आपके घर कोई बीमार है, क्या आप किसी पार्ट टाइम डॉक्टर से इलाज कराएंगे? क्या आपको केस लड़ना है किसी कोर्ट में, किसी पार्ट टाइम वकील से केस लड़वाएंगे? तो इसलिए जो कंपैरिजन है हिंदी लेखक का दुनिया के दूसरे लेखकों से, वो हमें एक डिसएडवांटेज पॉइंट ये दे देता है कि हम जीवन के सारे युद्धों से लड़ने के बाद फिर लिखने बैठते हैं, और जो यहाँ का लेखक है वो सारी चीजों को समझने के बाद लिखने बैठता है। ये मूलभूत फर्क है। ठीक है, हम तो और सवाल लेना चाह रहे थे और काफी तेजन शर्मा जी आप कमेंट बॉक्स में भी देख रहे होंगे कि काफी चीजें आ रही हैं। हमारे एक कामरेड वो रामकिशोर जी हैं लखनऊ, वो राही मासूम रजा एकेडमी चलाते हैं, उनके कई तीखे सवाल हैं वैचारिक आग्रहों को लेकर। लेकिन अब हम अभी माफी चाहते हैं उनसे कि अब हम कोई सवाल अभी नहीं ले पा रहे क्योंकि समय काफी लंबा काफी हो गया है। और रामकिशोर जी के कमेंट में नाराजगी ज्यादा है, सवाल कम है। अब जाहिर सी बात है, तो नाराजगी तो नाराजगी का हक है उनको। कोई नहीं, वो धर्मवीर भारती के अंधा युग में है ना कि आस्था तुम लेते हो तो अनास्था कौन लेगा। तो वो सबका हमें स्वागत है। तो अब मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पांडे जी को अति संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आमंत्रित करूंगा और उसके बाद हमारे विभाग के ही कथाकार साथी हैं डॉक्टर सुनील विक्रम सिंह, अभी उनका उपन्यास ताजमहल का आंसू आया है राजकमल प्रकाशन से, तो वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो सुनील विक्रम जी आप अब तैयार रहिएगा। पांडे जी टिप्पणी के, हाँ ठीक है, पांडे सर के संक्षिप्त टिप्पणी के बाद आप धन्यवाद के लिए आमंत्रित हैं। तो मैं प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे सर अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। एक रचनाकार ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी से पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से बंबई और बंबई के बाद लंदन और जीविका के संसाधनों के साथ रचनाकार की भूमिका में किस प्रकार से